हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी की 11th क्लास की एंशंट हिस्ट्री की सीरीज़ में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज हम चैप्टर 6 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है चालकोलिथिक कल्चर। तो ये इसकी सबसे मोस्ट सिंप्लीफाइड ये जो बुक है, जो आर एस शर्मा ने लिखी थी, आर एस शर्मा जी की इस ओल्ड एनसीईआरटी का सबसे सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन सीरीज़ है। माय नेम इज शुभम एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन आईएएस सोशल चैनल। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चालकोलिथिक कल्चर के बारे में आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, कि चालकोलिथिक कल्चर क्या था और कहाँ कहाँ पर ये चालकोलिथिक कल्चर हमें मिलता है। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। चालकोलिथिक, जैसे हमने देखा था कि जो 4000 बीसी से लेकर 1500 बीसी का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को हम लोग चालकोलिथिक एज कहते हैं। चालकोलिथिक एज का मतलब है कि ये लोग कॉपर और लिथिक यानी कि स्टोन, दोनों तरीक़ों से बने हुए, दोनों ही मटेरियल से बने हुए हथियारों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अब समटाइम चालकोलिथिक एज को हम कॉपर एज भी कहते हैं, जो ऐसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, और इसी एज को हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है वो बता दूं कि ब्रॉन्ज जो है एक तरीके का एलॉय है जो कि कॉपर और टिन से बनता है, ठीक है। तो चालकोलिथिक एज और ब्रॉन्ज एज में कोई डिफरेंस नहीं है। कई बार क्या होता था कि मान लीजिए जैसे इंडिया है, ठीक है, जैसे इंडिया है, इंडिया के कंटेक्स्ट से देखें तो ये वाला जो एरिया था, यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश करी। बाकी उसके अलावा इंडिया के और भी एरियाज़ थे, जैसे कुछ राजस्थान में, थोड़ा सा गुजरात में, फिर महाराष्ट्र वाले रीजन में, फिर आपके उत्तर प्रदेश वाले रीजन में। तो ये बेसिकली क्या था कि ये दोनों जो सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन और इन एरिया जिसकी मैं बात कर रहा था जहाँ पे इंसान रहते थे, ये दोनों लगभग सेम टाइम पीरियड की। लेकिन हड़प्पन्स के पास क्या था कि हड़प्पन्स जो है अपने लिए टिन सेंट्रल एशिया से मंगा पाते थे और टिन को कॉपर के साथ मिक्स करके वो लोग ब्रॉन्ज बना लेते थे। लेकिन जो ये बाकी की सेटलमेंट हैं, इन सेटलमेंट की अगर हम बात करें तो इनके पास टिन का एक्सेस नहीं था, इस वजह से ये लोग ब्रॉन्ज नहीं बना पाते थे। इस वजह से अगर हम देखें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं और इनको हम कॉपर सिविलाइजेशन या चालकोलिथिक सिविलाइजेशन या कल्चर कहते हैं, ठीक है। टाइम में दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, टाइम सेम हो सकता है, लेकिन अगर सिविलाइजेशन के पास ब्रॉन्ज बनाने की टेक्निक है और मटेरियल है तो उस सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहेंगे, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन। और अगर ब्रॉन्ज बनाने के लिए टिन मौजूद नहीं है तो बेसिकली वो सिविलाइजेशन सिर्फ कॉपर के बने हुए, तांबे के बने हुए हथियारों का ही इस्तेमाल करेगी। इस वजह से उस सिविलाइजेशन को हम कॉपर सिविलाइजेशन, कॉपर एज सिविलाइजेशन या चालकोलिथिक सिविलाइजेशन कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक बेसिक समझ लिया। अब चलो आगे चलते हैं। तो चालकोलिथिक एज के जो लोग थे, बेसिकली ये लोग कॉपर और पत्थर के बने हुए हथियारों का इस्तेमाल करते थे। तो देखा जाए तो स्टोन एज और मेटल एज के बीच में आती है आपकी ये चालकोलिथिक एज। तो मेटल एज क्या है? बेसिकली स्टोन एज और आयरन एज। आयरन एज की एक तरीके से बीच की कड़ी है जिसको हम लोग चालकोलिथिक एज कहते हैं, एक बीच की कड़ी है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, अनलाइक स्टोन एज विच ग्रू इन माउंटेन्स एंड हिली एरियाज, चालकोलिथिक कल्चर्स डेवलप्ड इन रिवर वैलीज, ठीक है। तो अभी तक जो स्टोन एज में इंसान लगभग पहाड़ों पे रह रहा था, और लेकिन चालकोलिथिक पीरियड आते आते इंसान पहाड़ों को छोड़कर नदियों के बेसिन में, रिवर के प्लेन्स में आकर बसने लगा। अगर आप देखें, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी चालकोलिथिक एज से बिलोंग करती है, लेकिन चूंकि इन लोगों को ब्रॉन्ज बनाना आता था, टिन था इनके पास, टिन ये इंपोर्ट कर पाते थे सेंट्रल एशिया से, इस वजह से
हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ इम्पॉर्टेंट चालकोलिथिक कल्चर्स देख लेते हैं। तो एक हो गया आपका राजस्थान, जिसमें बानस कल्चर आपको देखने को मिलेगा। बानस के अंदर ही आपको दो साइट्स हैं, आहार और गिलुंड। तो ये राजस्थान वाला एरिया है, ये बानस कल्चर इसको कहेंगे। और इसी बानस कल्चर में दो साइट्स हैं, बानस एक नदी का नाम है, आहार और गिलुंड। उसके अलावा राजस्थान में ही आपको ये ज्ञानेश्वर कल्चर या गणेश्वर कल्चर या गणेश्वर जोधपुर कल्चर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गए राजस्थान की दो इम्पॉर्टेंट चालकोलिथिक सेटलमेंट। ठीक है, यहाँ पर इंसान रहते थे जो कॉपर के बने हुए हथियारों का इस्तेमाल करते थे। फिर गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात वाले एरिया में, मैप में नहीं दिया है फिर भी मैं बता देता हूँ, प्रभास एंड रंगपुर कल्चर, ये गुजरात में मौजूद है, प्रभास एंड रंगपुर कल्चर। फिर मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश में आपको आएगा कायथा एंड मालवा कल्चर, कायथा कल्चर, मालवा कल्चर और ईरन कल्चर। ठीक है, कायथा कल्चर, मालवा कल्चर एंड ईरन कल्चर, ये मध्य प्रदेश के 3 चालकोलिथिक सेटलमेंट्स हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स। महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चालकोलिथिक सेटलमेंट है वो महाराष्ट्र की है, जिसको हम जोरवे या सवाड़ा कल्चर के नाम से बुलाते हैं। इसी जोरवे से में बहुत सारी छोटे छोटे ह्यूमन सेटलमेंट्स थी। पूरा जो एरिया है इसको जोरवे कल्चर कहते हैं। उसमें छोटे छोटे ह्यूमन सेटलमेंट थी, जैसे नेवासा, दायमाबाद, इनाम गाँव, सोनगांव, चंदौली एंड नवदातोली। ठीक है, तो नाम क्या क्या है? नेवासा, दायमाबाद, इनाम गाँव, सोनगांव, चंदौली एंड नवदातोली। फिर आता है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जिसको ऑकैर कलर पॉटरी कल्चर भी कहते हैं या कॉपर होड ट्रेडिशन। ऑकैर कलर पॉटरी कल्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इस कलर की पॉटरी का इस्तेमाल करते थे। और कॉपर के यहाँ पर बहुत सारे ऐसे घड़े मिले हैं जिसमें तांबे के, कॉपर के बने हुए छोटे छोटे सिक्के क्या के लिए छोटे छोटे आपको आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो है कॉपर को होल्ड करते थे। ठीक है, कॉपर की होल्डिंग करते थे, इस वजह से इसको कॉपर होल्ड ट्रेडिशन कहा गया है। अब इन कल्चर के बारे में एक एक करके देख लेते हैं। तो गणेश्वर कल्चर देख लीजिए। तो गणेश्वर से शुरुआत करते हैं। तो गणेश्वर कल्चर ये राजस्थान में मौजूद है और देखा जाए तो ये हड़प्पन फेज से पहले का ह्यूमन सेटलमेंट माना जाता है। अगर हड़प्पन कल्चर देखा जाए तो 2500 BC से लेकर 2000 BC के बीच में मैच्योर हड़प्पन फेज माना जाता है। और इस वजह से जो गणेश्वर कल्चर है ये हड़प्पन से पहले का ह्यूमन सेटलमेंट है। ये बेसिकली इस सेटलमेंट के पीछे बनने के पीछे मेन कारण ये था कि ये लोग हड़प्पन्स को कॉपर सप्लाई करते थे। ठीक है, ये लोग हड़प्पन्स को कॉपर सप्लाई करने का काम करते थे। फिर नेक्स्ट, जहाँ पर हड़प्पन्स अर्बन सेटलमेंट थी, गणेश्वर कल्चर बेसिकली रूरल सेटलमेंट थी। और यहाँ पर भले लोग कॉपर बेचते थे हड़प्पन्स को, लेकिन प्राइमरली उनकी जो ऑक्यूपेशन थी वो हंटिंग और एग्रीकल्चर ही था। ठीक है, तो ये हो गया गणेश्वर। अगला है आहार कल्चर। तो आहार कल्चर अगर आप देखें तो देखा जाए तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद का सेटलमेंट है। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद का सेटलमेंट है। और ख़ास बात ये है कि ये लोग पत्थरों का इस्तेमाल नहीं करते थे। इनके जो सारे हथियार थे वो कॉपर के बने हुए थे। अभी तक जो भी हथियार मिले हैं हमें वो सिर्फ और सिर्फ कॉपर के बने हुए हैं, पत्थर के बने हुए हथियार हमें नहीं मिले हैं। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कॉपर हमें मिला है, जिस वजह से हम इसको तंबावाती भी कहते हैं। तांबा यानी कि कॉपर। ठीक है, आहार कल्चर जो कि राजस्थान में मौजूद था। अगला है आपका जोरवे कल्चर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे डिस्कशन का। तो जोरवे कल्चर देखें तो ये पोस्ट हड़प्पन कल्चर है, ह्यूमन सेटलमेंट।
जो महाराष्ट्र में मौजूद है, जो कि प्रवारा करके एक नदी है जो कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, वहाँ पर ये जोरवे कल्चर फला फूला। और ख़ास बात थी जोरवे कल्चर की वहाँ की सिरेमिक टेक्नोलॉजी, जिसके लिए जोरवे कल्चर काफ़ी जाना जाता था। सबसे ख़ास बात अगर हम देखें जोरवे कल्चर की, तो वो थी यहाँ के जो लोग मर जाते थे उनको डिस्पोज करने की जो प्रक्रिया है, जो सिस्टम है, वो काफ़ी यूनिक था। वो क्या यूनिक था, चलिए देखते हैं। तो जोरवे कल्चर आपको देखें कि अगर कोई भी बच्चा मर जाता था तो उसको ऐसे डबल अर्न बरियल के हिसाब के तरीके से उसको दफनाया जाता था। डबल अर्न बरियल का मतलब है कि बेसिकली क्या होगा कि 2 मटके लेंगे, ठीक है, 2 मटके लेंगे, सॉरी 2 मटके लेंगे, उसको माउथ टू माउथ, उसमें बेसिकली कोई छोटा बच्चा अगर मरा है तो उसकी डेड बॉडी को रखेंगे और उसको माउथ टू माउथ सील कर देंगे, और दैट ये दोनों अर्न को, दोनों घड़ों को अंदर ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाएगा। तो इसको बोलते हैं डबल अर्न बरियल। अगर कोई एडल्ट की डेथ होती थी तो जनरली उसके टखने यानी कि जो एंकल्स हैं उसके नीचे का उसका जो पैर वाला हिस्सा है उसको काट कर फिर उसको दफनाया जाता था, ठीक है। जनरली जो लोग मरते थे उनको घर के अंदर ही दफनाए जाने की का एक रिचुअल था या एक मान्यता थी। उसके अलावा इन डबल अर्न बरियल और ऐसे मरे हुए हड्डियों के जिनके पैर काटे गए हैं उनकी हड्डियों के अलावा हमें खुदाई में मदर गॉडेस की एक मूर्ति मिली है और एक टेराकोटा का बना हुआ एक बुल यानी कि एक सांड मिला है। वहाँ के जो ह्यूमन सेटलमेंट को एनालाइज करने पे एक चीज़ हमें समझ में आई है कि जो जैसे मान लीजिए कि देखा जाए तो जितनी भी सेटलमेंट है वहाँ पर छोटे छोटे सर्कुलर हाउसेस हैं और बीच में जो सबसे बड़ा घर है रेक्टेंगुलर घर, वो चीफ का है। तो यानी कि चीफ जो है रेक्टेंगुलर घरों में रहता था जो काफ़ी बड़े साइज़ के होते थे, और जो आम लोग थे ऐसे सर्कुलर हट्स में रहते थे, ठीक है। जो आम लोग थे वो सर्कुलर हट्स में रहते थे और जो चीफ था वो बड़े रेक्टेंगुलर हाउस में रहता था, जिसका घर अमूमन पूरे उस ह्यूमन सेटलमेंट के सेंटर में मिला है। अब चलिए चालकोलिथिक कल्चर और हड़प्पन कल्चर को कंपेयर कर लेते हैं। तो चालकोलिथिक कल्चर को बेसिकली हम कल्चर कहते हैं और हड़प्पन को हम सिविलाइजेशन कहते हैं। तो कल्चर और सिविलाइजेशन में कोई फ़र्क नहीं होता है। सिविलाइजेशन इज़ बिगर, बेटर एंड मोर सुपीरियर टाइप ऑफ कल्चर। तो छोटा अगर मान लीजिए कि कोई कुछ लोग जैसे 100-50 लोग, 1000 लोग किसी जगह पे रहते हैं तो उसको हम कल्चर बोलेंगे। लेकिन अगर मान लो कि इसको बहुत बड़े एरिया में हम डिवाइड कर दें, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जहाँ पे लाखों लोग एक साथ रहते हैं, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन, हम ट्राइबल कल्चर बोलते हैं क्योंकि कुछ ही लोग हैं उसको फॉलो करते हैं। जब हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडियन सिविलाइजेशन कहते हैं। तो सिविलाइजेशन और कल्चर में अगर फंडामेंटल डिफरेंस देखें तो कोई डिफरेंस नहीं होता है। सिविलाइजेशन इज़ मोर इवॉल्व्ड फॉर्म ऑफ कल्चर, बस इतना समझेंगे। चालकोलिथिक की कल्चर्स की बात करें तो छोटी सेटलमेंट थी, हड़प्पन जो है लार्ज सेटलमेंट थी। ये लोग बेसिकली खेती बाड़ी करते थे। हड़प्पन का जो मेन ट्रेड था, मेन ऑक्यूपेशन, वो ट्रेड एंड कॉमर्स था। अगर इनकी बात करें चालकोलिथिक कल्चर्स की तो वो रिलेटिवली बैकवर्ड थे हर चीज़ में, चाहे साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, आर्ट हो, किसी भी चीज़ में। लेकिन हड़प्पन्स देखें तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे हर फील्ड में। अगर हम टूल्स की बात करें तो चालकोलिथिक जो कल्चर्स थे वो कॉपर और स्टोन के बने हुए हथियारों का इस्तेमाल करते थे। ठीक वहीं पर हड़प्पन्स ब्रॉन्ज के बने हुए हथियारों का इस्तेमाल करते थे। चालकोलिथिक कल्चर चालकोलिथिक एज से बिलोंग करते हैं, जबकि हड़प्पन कल्चर जो है वो ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करता है, ठीक है। अगर आर्ट ऑफ राइटिंग की बात करें तो चालकोलिथिक कल्चर्स के जो ह्यूमंस थे उनको लिखना नहीं आता था। अगर हम हड़प्पन्स की बात करें तो आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलप हो चुकी थी, जो कि आज तक डिसाइफर नहीं हुई है। तो हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है उसको आज तक हम समझ नहीं पाए हैं कि क्या है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनको लिखना आता था। चालकोलिथिक कल्चर्स रूरल सेटलमेंट है, जनरली गांव में छोटे छोटे विलेज सेटलमेंट्स हैं, रूरल सेटलमेंट्स।
वहीं पर हड़प्पन एक अर्बन सेटलमेंट है। अगर हम घरों की बात करें तो चालकोलिथिक कल्चर के लोग झोपड़ियों में रहते थे या मड हाउसेस में, कच्चे मकानों में रहते थे, मिट्टी के बने हुए या पत्थर के बने हुए घरों में रहते थे। तो या तो झोपड़ी में रहते थे जो कि बांस और ये फूस से बनी हुई थी, या तो कच्चे मकानों में रहते थे या पत्थरों के बने हुए घरों में रहते थे। वहीं पर अगर हम हड़प्पन कल्चर्स की बात करें तो हड़प्पन कल्चर के जो लोग थे वो ईंट के बने हुए घरों में रहना पसंद करते थे। अगर हम एग्रीकल्चर देखें तो एग्रीकल्चर में चालकोलिथिक कल्चर के लोग झूम कल्टीवेशन, शिफ्ट एंड बर्न, ठीक है, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते थे। वहीं पर हड़प्पन लोग जो है प्लॉ एग्रीकल्चर, जिसमें खेतों की जुताई करके फिर खेती की जाती है, उसको प्रैक्टिस करते थे। चालकोलिथिक कल्चर बेसिकली एक सबसिस्टेंस इकोनॉमी थी, यानी कि सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए ही वो लोग प्रोड्यूस कर पाते थे। लेकिन हड़प्पन्स की बात करें तो ये एक सरप्लस इकोनॉमी थी, यानी कि खुद की ज़रूरत से ज़्यादा ये लोग प्रोड्यूस कर पाते थे, जिसको ये लोग अपने जो ग्रैनरीज हैं, ठीक है, जो खलिहान जिसको कहते हैं, वहाँ पर जो मतलब क्या बोलते हैं, स्टोरेज हाउसेस, वहाँ पर जो सरप्लस ग्रेन था उसको वो लोग स्टोर करते थे ताकि कभी सूखा पड़े तो उसका इस्तेमाल किया जा सके, या उसको ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, ठीक है, उसकी ट्रेडिंग की जा सके, बेचकर उसके बदले में प्रॉफिट कमाया जा सके। ठीक है, तो चालकोलिथिक कल्चर्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द जो चालकोलिथिक सेटलमेंट्स हैं वो हड़प्पन से नई सेटलमेंट हैं, अगर गणेश्वर को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, गणेश्वर को छोड़ के जितनी भी चालकोलिथिक सेटलमेंट अभी तक हमें मिली है वो हड़प्पन से नई है। ठीक है, वहीं पर हड़प्पन जो कल्चर है वो ज़्यादा पुराना है इन चालकोलिथिक कल्चर के कंपैरिजन में। तो ये था हमारा चालकोलिथिक कल्चर वाला टॉपिक। तो बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू दिस IAS सोशल चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड कमेंट, शेयर योर फीडबैक एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर friends and those who are preparing for UPSC civil services. So thank you so much. Thanks for watching. Have a nice day. All the best.